तो दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं वेव यानी तरंग से 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी एग्जाम में पूछे जाएंगे। जी हां दोस्त, चाहे आप एएलपी में फॉर्म डाल रखे हैं, टेक्नीशियन में या आरपीएफ में, अगर साइंस में वेव से क्वेश्चन आया तो दोस्त छूटेगा नहीं, इसी से आएंगे। जी हाँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें सेलेक्ट करके लाया हूं आप ही लोगों के लिए। तो दोस्त इसको वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सच्चे मन से तैयारी कर रहे हैं आरआरबी में जॉब लेने के लिए, मैं खास उन लोगों के लिए कहता हूं जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर रखे हैं। आपको तो खैर 40 में 40 चाहिए दोस्त। 40 नंबर अगर साइंस आपका स्ट्रांग है, आप 40 नंबर अगर बना लेते हैं तो समझ जाइए कि रेलवे में जॉब हो जाएगा। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले ध्यान रखिए इस चीज को कि साइंस में 40 में 40 ठोक के आना है क्योंकि जॉब लेना है। आपके लिए तो बहुत प्लस पॉइंट है, गोल्डन चांस भी है कि 40 में 40 पूछ रहा है और इधर उधर से नहीं पूछ रहा है, इसलिए फोकस कीजिए साइंस पे। और हाँ, अगर मेरा वीडियो पिछला वाला नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर के पूरा देख लीजिए। साइंस से चैप्टर वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है। जब एग्जाम होगा और क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे वीडियो से कितना क्वेश्चन आया है, कितना नहीं आया है। फिर उस समय मुंह बाते रह जाइएगा, देखते रह जाइए कि काश वीडियो देख लेते जाकर के। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और जो सारा नोट्स तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको वेब से जो है 20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके लाए हैं उसके बारे में आपको बताते चलते हैं और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नोट्स तैयार करते चलिएगा। और हर दिन लेके आते हैं आपके लिए ही हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत करके लाते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए आपको शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक वेव नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ये कहता है, पहला देख लीजिए ऑप्शन दे दिया है कि अल्फा किरणें, दूसरा दे दिया आपका कि श्रव्य तरंग, तीसरा एक्स किरणें और चौथा दे दिया है आपको बीटा किरणें। दोस्त कौन सा नहीं होगा इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग, हमको ये डिसाइड करना है। तो देख लीजिए, पहले तो ऑप्शन आपको हम करेक्ट बता देते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करके आपको समझा देते हैं। समझ जाइएगा, नहीं भूलिएगा। ठीक है, सीधा ऑप्शन टिक मारना नहीं है, हमको समझना भी है उस चीज को। तो समझिए इस चीज को कि एक्सरे जो देख रहे हैं आप थर्ड नंबर, वो एक्सरे किरणें जो है क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग कहते किसको है ये समझिए पहले आप कि विद्युत चुंबकीय तरंग कहते किसको है। दोस्त आप स्क्रीनशॉट लेकर के चलिएगा क्वेश्चन का, बाकी आप जो समझा रहे हैं समझते चलिए और लिखते भी चलिए, नोट्स तैयार रहेगा, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपको। चलिए आपको समझ लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है। तो वैसा तरंग जिसको संचरण के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए, जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, निर्वात में भी निकल लेता है वो। तो वैसे तरंग को दोस्त विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होगा। तो वैसे तरंग को हम लोग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, समझ रहे हैं। और इसकी चाल जो होती है, समझ लीजिए, इसकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है, इतना स्पीड चलता है ये। अब समझिए कि कौन कौन सा वो तरंग होता है। तो आपको मैं बता देता हूं कि जैसे गामा किरणें हो गई, एक्स किरणें हो गई, पराबैंगनी किरणें हो गई, ठीक है, दृश्य जो विजुअल रे होता है वो, अवरक्त किरणें हो गई, सूक्ष्म तरंगे हो गई, रेडियो दीर्घ रेडियो तरंगे हो गई। ये सभी तरंगे जो होती है दोस्त विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, अब समझिए कि इन सभी तरंगों का यूज कहां होता है दोस्त। ये सभी चीजों का जो यूज होता है, तरंगों का यूज, वो मेडिकल फील्ड में किया जाता है, जो डॉक्टरों लोग जो करते हैं। ठीक है, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर लोग करते हैं या औद्योगिक क्षेत्रों में भी किया जाता है, बड़े बड़े लेबोरेटरी में भी किया जाता है इस चीज का उपयोग। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछता है, कई बार पूछा गया यही क्वेश्चन, देख लीजिए पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है सेकेंड नंबर कि किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। किस रंग की दे दिया, हाँ सर, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। पूछता है घुमा के, कभी कभी आपको दे देगा कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कम और अधिक यही दो को तो पूछता ही है। तो यहां देख लीजिए, पूरा लिस्ट आपके सामने है, ये सारे कलर का नाम है, आपको अरेंज कर दिए। सबसे ऊपर जो हो है यहाँ पे लाल रंग जो दिख रहा है रेड, उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और बैगनी का जो होता है वो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। समझिए इस चीज को। अब देखिए, कभी कभी आपको क्वेश्चन घुमा करके दे देता है। ऑप्शन तो देख लीजिए, पहले ऑप्शन आपको इसमें जो होगा ये डी नंबर होगा सबसे कम तरंग दैर्घ्य के लिए। ठीक है, अब समझिए, कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देता है कि रेलवे से अगर पढ़ रहे हैं ना हम लोग रेलवे में, तो रेलवे में दे देता है कि रेलवे में रेड कलर का यूज क्यों किया जाता है। तो दोस्त समझिए इस चीज को
रेड कलर का यूज इसलिए किया जाता है कि उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, उसका फैलाव कम होता है, इसलिए वह दूर तक जाती है और लोग उसको देख लेते हैं दूर से ही रेड को। इसलिए कभी कभी डेंजर्स के रूप में, खतरे के रूप में भी आपको दे देगा क्वेश्चन कि खतरे के रूप में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, यह फैलता नहीं है, ज्यादा दूर फैलता नहीं है, तो लोग दूर से इस चीज को पकड़ लेते हैं, इसलिए डेंजर में लाल रंग का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसको समझिए। क्वेश्चन घुमा के दे सकता है आपको, कई बार देता भी है, इंपॉर्टेंट भी है, एनटीपीसी में पूछा गया है ये सवाल, आपको भी देगा। रेलवे में क्या होता है, कभी एनटीपीसी में घुमा के दे देगा सवाल, कभी ग्रुप डी में वही सवाल दे देता है घुमा करके, कभी एएलपी में दे देता है, कभी टेक्नीशियन में दे देता है। तो ये मत समझिए कि एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन तो हमसे ना पूछेगा, ऐसा नहीं है दोस्त, आपको भी क्वेश्चन डाला जाएगा। रोटेट करता है आरआरबी, जो क्वेश्चन है वो रोटेट करते रहता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्त, जो इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान रखिएगा इस चीज को, पढ़िए मन लगा करके, जी जान लगा दीजिए, वैकेंसी बहुत कम है, कंपटीशन ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से क्या दे दिया, निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, मतलब जो दिया हुआ है वो तरंग की विशेषता को नहीं दर्शाता है, ये देखना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला दे दिया है कि तरंग दैर्ध्य, दूसरा आवृत्ति दे दिया है, तीसरा दे दिया आपको आयाम, चौथा दे दिया है माध्यम। कौन है जो तरंग दैर्ध्य की विशेषता को नहीं दर्शाता है? तो दोस्त समझ लीजिए इस चीज को, तरंग दैर्ध्य तो तरंग का ही पार्ट है, वेव जो वेवलेंथ है, वेव तो ये दर्शाता है इसकी विशेषता को, दूसरा आवृत्ति भी दर्शाता है, तीसरा आयाम भी, लेकिन माध्यम नहीं दर्शाता है। इसलिए चौथा नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा माध्यम, इसकी विशेषता को नहीं दर्शाता है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है जो इंपॉर्टेंट है, चौथा दे दिया है कि यदि एक वेव की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ा दिया जाए तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ेगा। लॉजिकली समझिए, नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन पहले देख लीजिए, ऑप्शन आपको हम सही बता देते हैं, फिर इस पे डिस्कस करके आपको हम समझा देते हैं। देखिए पहला दे दिया है कि यह बढ़ जाती है, दूसरा दे दिया है कि यह एक समान रहती है, तीसरा दे दिया है कि यह घट जाती है, चौथा दे दिया है कि दोनों के बीच कोई संबंध नहीं होता है। क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि तरंग में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाए तो वेवलेंथ क्या होता है, घट जाता है। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि घट जाएगा। कैसे घटेगा ये हो तो नहीं समझ लेते हैं हम। चलिए जैसे मान लीजिए कि ये वेव है, ठीक है, तो इसको दो पार्ट में देख लीजिए, जहां पे आपको ज्यादा घना दिख रहा है ना, वो उसकी क्या है कि फ्रीक्वेंसी है, और जहां कम घना दिख रहा है, दूरी दूरी पे है ना, वो वहां पे कम फ्रीक्वेंसी है। तो अब देखिएगा उसके दोनों के बीच की दूरी जो है, लाइनिंग के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे कम है, वहां पे क्या है, ज्यादा है। तो ये फ्रीक्वेंसी के बीच जो दूरी दिखता है ना, उसी दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ में इसकी दूरी कम है या उसकी दूरी कम है, तो स्वाभाविक है कि वहां पे उसकी दूरी अधिक बढ़ी हुई है, तो वो दूरी अधिक है। उसकी क्या है, तरंग दैर्ध्य या फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या है, कम है, इसलिए बढ़ी हुई है वेवलेंथ। यहां देखिए कितना घना दिया हुआ है, तो घना है मतलब दूरी कम है, तो इसकी आवृत्ति वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य क्या है कि कम है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य के मान घट जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा, दूरी पे होगा, तो क्या होगा कि तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है जो इंपॉर्टेंट है, हाँ दे दिया है नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन पे देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग में कण संचरण की दिशा में कंपन करती है। किस दिशा में कंपन करती है ये ध्यान रखिए, जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है उसकी संचरण जो होती है वो किस दिशा में कंपन करती है। पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, लंबवत दे दिया है, दूसरा आपको दे दिया है अर्धवृत्ताकार दे दिया है, तीसरा प्लानर दे दिया है, चौथा दे दिया है कि समानांतर दे दिया है। किसमें कंपन करती है, तो ध्यान रखिएगा, आपको करेक्ट ऑप्शन बताते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग में जो होती है दोस्त, उसकी संचरण की दिशा जो होती है वो समानांतर होती है। ये अब समझिए, फोटो दिखा के आपको समझाते हैं कि कैसे समानांतर होती है। जैसे देख लीजिए ये फोटो है, तो इसमें देखिएगा ये लाइनिंग आपको जा रखी है ना, इसके ऊपर नीचे देख लीजिए, ये
अब इसके ऊपर लाइन खींच दीजिए, इसके नीचे लाइन खींचिए, दोनों लाइन के बीच क्या समान है ना, समान दूरी जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर ज्यादा हो गया नीचे कम हो गया, ऐसा तो नहीं है। ये लाइन जो बीच में जा रही है उसके नीचे की दूरी ऊपर की दूरी समान है, आगे समान रूप से आगे बढ़ रही है, इसलिए ये समानांतर है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, लॉजिकली समझिए, समझ में आएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। तो दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस तरह की तरंग में कंपन तरंग के चलने की दिशा में समानांतर होती है। तो अभी आपको मैंने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है, उसी के बारे में बता रहा है कि किस तरह की तरंग के कंपन में चलने की दिशा समानांतर होती है। तो अभी कौन सा क्वेश्चन में था, आंसर था ये अभी आंसर को क्वेश्चन बना दिया है, आंसर वाला क्वेश्चन को आंसर में डाल दिया है। देख लीजिए आंसर चूज कर लीजिए। पहला दे दिया है आपको अनुप्रस्थ, दूसरा अनुधर्ज, तीसरा दे दिया है आपको माइक्रोवेव, चौथा दे दिया है सतही। कौन सा होगा? तो उसमें जो क्वेश्चन था इसमें ऑप्शन है, तो यही चीज है, घुमा के देता है, तो इसमें अनुधर्ज हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है। तो क्या होता है हवा का दाब, जिसे विरलीकरण कहा जाता है? तो पहला देख लीजिएगा कि निम्न होता है, दूसरा दे दिया है कि उच्च होता है, तीसरा दे दिया है कि समान होता है, और चौथा दे दिया है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो समझिए इस चीज को, विरलीकरण हमको समझना है, और जो है क्या होता है क्या नहीं होता है ये। तो देखिए इस चीज को, जहां पे हवा का दबाव जो होता है ना दोस्त, निम्न होता है यानी कम होता है, उस जगह को हम विरलीकरण कहते हैं। लेकिन जहां हवा का दबाव उच्च होगा, अधिक होगा दोस्त, उसको जो है सघनता कहते हैं हम लोग। और विरलीकरण को अंग्रेजी में वैसे हम रेयर मीडियम कहते हैं, और समानता जो होती है उसको डेंजर मीडियम कहते हैं। तो समझिए इस चीज को, जहां हवा का दाब कम होगा उसको विरलीकरण कहेंगे, यानी रेयर मीडियम कहेंगे। जहां हवा का दबाव अधिक होगा वहां उसको हम संघनता कहेंगे, उसको डेंजर मीडियम कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्लियर है? तो ऑप्शन यहाँ पे आप पता है कि क्या है, मार दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा, जो इंपॉर्टेंट है। दे दिया है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें किस तरह की होती है, ये ध्यान देना है। अगर मान लीजिए कि समुद्र के किनारे हम विस्फोट करा देते हैं, तो वहां पे जो लहर उठेगी वो किस तरह की लहर होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाएंगे। देखिए ऑप्शन दे दिया है, पहला कि अनुप्रस्थ होगी, दूसरा अनुधर्ज होगी, तीसरा दे दिया कि अनुप्रस्थ अनुधर्ज दोनों होगी, या स्थिर होगी, क्या होगी। तो दोस्त अगर समुद्र किनारे विस्फोट करते हैं तो उससे जो लहर उठेगी वो लहर अनुधर्ज होगी। तो ये सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा। अब समझिए कि कैसे होगा। तो दोस्त जैसे ही विस्फोट होगा ना, वहां पे अनुधर्ज तरंगे उठेगी, वहां पे क्या होगा कि ऐसे गर्त में और श्रृंग में जो है लहरें चलना शुरू करेगी और समानांतर रूप से आगे बढ़ती चलेगी, इसलिए अनुधर्ज तरंग होगा। ठीक है, पढ़े इससे पहले हम आपको बता दिए, समझा दिए, तो इंपोर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन भी एक इंपोर्टेंट है। दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अनुप्रस्थ नहीं है मतलब अनुधर्ज होगा, यही तो है। तो ध्यान रखिए इस चीज को। देख लीजिए कि आपको ग्रुप डी में भी पूछा गया है सवाल, इंपोर्टेंट है। पहला देख लीजिए, पहला दे दिया है कि प्रकाश तरंग, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग, तीसरा दे दिया है कि रेडियो तरंग, और चौथा दे दिया है ध्वनि तरंग। कौन सा अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो दोस्त यहाँ जो है ये ध्वनि, वो आप ऊपर जो देख रहे हैं वो सभी अनुप्रस्थ तरंग है, वो सभी अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन ध्वनि क्या है कि अनुप्रस्थ तरंग नहीं है बल्कि अनुधर्ज तरंग है। ठीक है, अनुधर्ज तरंग है इसलिए है क्योंकि ये भी क्या होता है कि जब संचरित होता है ना, तो ये भी पैरेलली रूप से आगे बढ़ता चला जाता है, इसलिए इसको अनुधर्ज तरंग में रखा गया है दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंग संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है। ठीक है, कौन सा तरंग है जिसमें संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया दोनों जो है शामिल होता है। तो समझिए इस चीज को। पहला दे दिया ऑप्शन अनुधर्ज तरंग, दूसरा प्रकाश तरंग, और तीसरा दे दिया आपको विद्युत चुंबकीय तरंग, और चौथा दे दिया है कि अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा होगा? तो दोस्त मेरा जो होगा ये इसमें कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है। ये संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया किस में शामिल होता है? तो अनुधर्ज में होता है। अनुधर्ज में कैसे होता है ये समझिए। ऑप्शन तो आप समझ लीजिए कि फर्स्ट नंबर होता है। समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि ये वेव है, तो ये ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि
हम क्या संपीड़न किसको कहते हैं, विरलन किसको होता है, जहां पे दबाव कम होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग कि विरलन कहते हैं, जहां पे दबाव कम होता है उसको जो है हम संघनन कहते हैं। तो उसी के आधार पे समझ लीजिए, उसी तौर पे समझ लीजिए कि यहाँ पे ऊपर उठ रहा है मतलब कि दबाव कम है, नीचे जा रहा है दबाव अधिक है, तो संपीड़न विरलन दोनों प्रक्रिया इसमें दर्शाता है अनुदैर्ध्य तरंग में। तो ये ऑप्शन मेरा फर्स्ट नंबर करेक्ट था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला नंबर भी क्वेश्चन दे दिया है, हाँ दे दिया है कि एक तरंग का वेग अगर भी, आवृत्ति आवृत्ति आपका ए, और तरंगदैर्घ्य क्या होगा ये देखना है, तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, तो उसके बीच हमको रिलेशन बताना है। अगर तरंग का वेग अगर भी दे दिया है, आवृत्ति एफ दे दिया है, तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, लेमडा बराबर वी बाई एफ पढ़े थे ना, कि लेमडा बराबर वी बाई एफ। तो समझिए इस चीज को, लेमडा बराबर वी बाई एफ। तो यहां से हम क्या करते हैं कि एफ का वैल्यू निकालते हैं। तो एफ का वैल्यू जैसे ही निकालेंगे वैसे क्या हो जाएगा, एफ का वैल्यू निकालेंगे, वी बाई लेमडा बराबर वी बाई एफ होता है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लीजिए, देख लीजिए ये हो गया। यहीं से हम क्या करते हैं कि आपका जो है वी का वैल्यू निकालेंगे तो ये लेमडा इंटू एफ हो जाएगा। तो लेमडा इंटू एफ ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, ये थर्ड नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट है। तो ये इसके बीच रिलेशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देते रहता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं। दे दिया है इसमें कि लंबाई, ठीक है, दे दिया है कि तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश से दर्शाया जाता है। अगर आपको तरंग की लंबाई है तो उसको ग्रीक लेटर में किससे दर्शाते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला देख लीजिए ऑप्शन दे दिया है इसमें कि गामा लेटर में दर्शाते हैं, ठीक है, या दूसरा लेमडा दे दिया है, या तीसरा आपको दे दिया है बीटा, चौथा दे दिया है कि अल्फा। किस ग्रीक लेटर में दर्शाते हैं। तो जो तरंग की लंबाई जो होती है दोस्त, उसको आमतौर पर जो है वो लेमडा से दर्शाते हैं। ठीक है, लेमडा जो तरंगदैर्घ्य होते हैं उसी को तो बोलते हैं तरंगदैर्घ्य, तो उसको लेमडा से दर्शाते हैं, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, कि एक मात्रा जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है वो कौन सी है। वो कौन सी मात्रा है जो आपको तरंग की प्रकृति को वर्णन नहीं करता है। पहला ऑप्शन देख लीजिए कि ऊंचाई, दूसरा तरंग की गति, तीसरा दे दिया है आपको तरंगदैर्घ्य और चौथा दे दिया आवृत्ति। कौन सा है जो तरंग की प्रवृत्ति को नहीं वर्णन करता है। देखिएगा ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, तो देख लीजिए इसमें कि यहां से चौथा से चलिए, आवृत्ति भी करती है, तरंग में पढ़ना पड़ता है आवृत्ति, हमें फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, तो ये भी करती ही है। उसके बाद जो है तरंगदैर्घ्य ये भी करती है, तरंग की गति ये भी करती है, चौथा ऊंचाई। दोस्त ये ऊंचाई नहीं करती है, तो ये ऊंचाई फर्स्ट नंबर मेरा क्या है ऑप्शन कि करेक्ट होगा, कि ऊंचाई उसकी प्रकृति की वर्णन नहीं करती है। ठीक है, तो देखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा। नोट्स तैयार रहेगा तो बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप क्या कीजिएगा कि कॉपी किताब निकाल करके पढ़ते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है यहाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि रेडियो तरंग द्वारा जो होती है उत्पन्न ध्वनि होती है वो बढ़ती है, तो कैसे बढ़ती है ये ध्यान रखना है कि रेडियो की ध्वनि जो उत्पन्न होती है तो वो बढ़ती है, तो कैसे बढ़ती है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन पहला दे दिया है कि आयाम बढ़ने से बढ़ती है, या दूसरा तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से बढ़ती है, या तीसरा दे दिया है आपको कि आवृत्ति बढ़ने से बढ़ती है, या चौथा दे दिया है कि पिच बढ़ने से बढ़ती है। किससे बढ़ती है, जब रेडियो की साउंड अगर हम बढ़ाते हैं तो वो कैसे बढ़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, रेडियो में क्या होता है कि आयाम अगर बढ़ाएंगे हम तो रेडियो की साउंड भी बढ़ेगी, आयाम को अगर घटाएंगे तो रेडियो की साउंड भी घटेगी, इसलिए आयाम जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है, फर्स्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि तरंग, चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में ही पूछा था। तो इन सभी को क्या कहा जाता है, पहले ऑप्शन देख लीजिए फिर डिसाइड कीजिएगा। ऑप्शन नंबर पहला देख लीजिए, लिखा हुआ है कि तरंग के रासायनिक गुण होता है ये, या तरंग के घटक होता है, या तरंग के विशेषताएं होती है, या तरंग के कार्य होती है। तो ये जो ऊपर तरंग, चाल सब दे दिया है, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, ये सब क्या है। तो दोस्त हम वेव पढ़ रहे हैं, वेव का ही एक पार्ट है ये सभी चीज,
अब वेव में ही हमें ये सभी चीजें पढ़नी है, इसलिए यह तरंग का क्या है कि एक घटक है। तो ये मेरा ऑप्शन सेकेंड नंबर क्या है कि करेक्ट है कि तरंग का ही एक घटक है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। दे दिया है कि तरंग का आयाम होता है, क्या होता है तरंग का आयाम। पहला देखिए ऑप्शन दे दिया है कि ऑप्शन दे दिया है तरंग की आयाम जो होती है वो समय अवधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी होती है, या दूसरा दे दिया है कि माध्यम के कोनों द्वारा जो है मध्यम स्थान में किसी भी तरफ तय की गई जो है अधिकतम दूरी होती है, या तीसरा दे दिया है कि एक सेकेंड में तय की गई दूरी होती है, या चौथा दे दिया कि एक सेकेंड में तरंग के लंबाई के बराबर तय की गई दूरी होती है। क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि तरंग का आयाम जो होता है, आपको आयाम तो हम बता दी है कि क्या होता है। तो आयाम जो होती है वो क्या होती है कि अधिकतम जो दूरी तय करती है ना वो होती है आयाम। तो ये बी नंबर मेरा क्या है कि करेक्ट होगा कि माध्यमों के कणों द्वारा क्या होता है कि मध्य स्थान से किसी के तरफ तय की गई अधिकतम दूरी क्या होती है कि आयाम होती है। ठीक है, इसलिए बी मेरा क्या है कि ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त, पूरा देखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बहुत काम देगा, बार बार नहीं मिलेगा सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि आवृत्ति डैश डैश के प्रफुटी की जाती है, ठीक है, और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकेंड दोहराई जाती है। किसके लिए है ये चीजें हैं, तो आप देख लीजिए, आपको लेकर के चलते हैं। पहला दे दिया है कि ओम, दूसरा डेसिबल, तीसरा एम्पियर, चौथा हर्ज दे दिया है। क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये मेरा ऑप्शन हर्ज जो होगा कि करेक्ट होगा, चौथा नंबर। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलिए। इसमें ज्यादा डिस्कस करने की बातें नहीं थी तो क्या डिस्कस करें। चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया है कि ध्वनि के संचरण के दौरान क्या होता है कि ध्वनि के संचरण के दौरान कणों के ये क्या होता है कि उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तो हम आपको पहले ही बता दिए थे संगणन जब विरलन पढ़ाए थे, फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन में ही बताए थे ना कि संगणन विरलन क्या होता है, उसी पे आधारित है। तो यहाँ पे कहता है, क्या कह रहा है कि कणों का वहां पे क्या होता है कि संघनन क्षेत्र क्या कहलाता है, जहां पे क्या होता है कि माध्यम में कणों का उच्च घनत्व क्षेत्र क्या कहलाता है। तो घनत्व क्षेत्र या उच्च दाब क्या कहलाएगा ये जानना है हमें, या निम्न दाब। जहां पे दाब अधिक होगा वहां पे स्वाभाविक है घनत्व भी ज्यादा होगा, जहां पे दाब कम होगा वहां पे घनत्व भी कम होगा। तो ये चीजें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है कि विरलन, दूसरा दे दिया है कि अनुनाद, तीसरा दे दिया है कि संगणन, चौथा संपीड़न, चौथा दे दिया है आपका कि दोलन। तो जहां पे क्या होता है कि दाब क्षेत्र अधिक होता है या घनत्व क्षेत्र अधिक होता है तो उसको हम संपीड़न कहते हैं। तो ये थर्ड नंबर मेरा क्या है ऑप्शन कि करेक्ट है कि संपीड़न होगा। ठीक है, देख लीजिए ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन, घुमा के आपको भी दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा क्वेश्चन का, और जो बता रहे हैं उसका भी क्या कीजिए कि आप नोटबुक में नोट करते चलिए। ठीक है, हर दिन का वीडियो आएगा, हर दिन नोट करते चलिएगा। चलिए आपको अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने एवं जो हवाई अड्डा पर जो है किस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो डॉक्टरों द्वारा और हवाई अड्डा पे कह रहा है, तो किस तरह का करते हैं यूज, ये ध्यान रखिए। तो पहला दे दिया है आपको कि ध्वनि तरंग, दूसरा एक्सरे तरंग, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और चौथा यांत्रिक। क्या होगा, तो दोस्त जो डॉक्टरों के द्वारा यूज किया जाता है या हवाई अड्डा पे भी यूज किया जाता है वो किया जाता है एक्सरे किरण। अब एक्सरे किरण क्यों किया जाता है, एक्सरे किरण इसलिए क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, तुरंत पकड़ में आता है इससे, इसलिए इसको क्या किया जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग जो है आपको डॉक्टरों के क्षेत्र में और जो है कहाँ हवाई अड्डा पे किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है, देखिएगा कि इंफ्रारेड मतलब इंफ्रारेड क्या है, इंफ्रारेड किरणें क्या है ये दिखना है। देख लीजिए ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दे दिया कि अनुदैर्ध्य तरंगे है, दूसरा यांत्रिक तरंगे है, तीसरा दे दिया अनुप्रस्थ तरंगे है, चौथा विद्युत चुंबकीय तरंगे है। कौन सा है, तो इंफ्रारेड जो है दोस्त वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, ये आपको जो है पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है ये सवाल है, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंफ्रारेड क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है।
अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के रखिएगा तो आगे बहुत काम देगा, ये नॉलेजेबल क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए, ये क्या होता है कि इसका यूज जो होता है इंफ्रारेड का, ये आपको क्या होता है कि टेलीविजन का जो रिमोट देख रहे हैं उस रिमोट में भी इसका क्या होता है कि रिमोट कंट्रोल में भी इसका यूज किया जाता है। दूसरी नंबर बात समझ लीजिए कि ये जो होता है फोटोग्राफ में भी यूज किया जाता है इंफ्रारेड का। अब इसकी चाल की अगर हम बात कर ले दोस्त, तो चाल प्रकाश से भी ज्यादा होता है इसका, समझ लीजिए। अब प्रकाश से भी ज्यादा होता है, क्या होता है जब कुहासा लगता है तब प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन इस कुहासा में भी क्या होता है कि कैमरा से तस्वीर बहुत अच्छी खासी ले लेती है इंफ्रारेड के जरिए। मतलब सोचिए कि प्रकाश जहां तक नहीं पहुंचा वहां तक ये पहुंच करके उसकी तस्वीर को ले लेता है। और दूसरी नंबर बात तो समझ लीजिए जी कि इंफ्रारेड किरणें जिस भी वस्तु पर पड़ता है उसकी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ध्यान रखिएगा, इतना मतलब कि स्ट्रॉन्ग होता है ये। तो ये चीजें है, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है आपको कि रिमोट के में जो से किरण जो निकलती है वो किस तरह की किरणें होती है, तो इंफ्रारेड किरणें होती है, याद रखिएगा। या फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्त जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है, तो इसमें आपको उसमें कलर का था, इसमें क्या है कि चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम बताता है किसकी होती है। तो पहला देख लीजिए, इसमें पहला दे दिया कि रेडियो तरंग, दूसरा दे दिया है एक्स किरणें, तीसरा दे दिया है इंफ्रारेड, चौथा दे दिया है गामा किरणें। किसका होता है? तो दोस्त आपको मैं एक चार्ट दे देता हूं, देख लीजिए ये चार्ट। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें। अब इसी के हिसाब से देख लीजिए, इसमें क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है दोस्त, वो होता है गामा किरणें की। ठीक है, तो ये गामा किरणें मेरा क्या है कि करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दोस्त ये रहा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी वेवलेंथ से, वेव से, तरंग से। तो दोस्त अगर तरंग से क्वेश्चन आ रहा है, आता ही है, आएगा क्या, आता ही है, और इससे आएगा क्वेश्चन, तो सभी का स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, नोट्स तैयार कर लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। और हाँ, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पिछला वीडियो भी चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे का लिंक जो है दे रखे हैं हम, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि वीडियो जब भी आएगा तो आपके तक यह नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाएगा वीडियो। ठीक है, और टेक्नीशियन ग्रेड वाले, ग्रेड 3 वाले, आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि साइंस पे ध्यान दीजिए, 40 नंबर मायने रखता है बाबू। यहाँ 1 नंबर से आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, कहां से कहां आ भी जाता है। तो ध्यान रखिए, 40 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है। मेहनत कीजिए और फटाफट लाइए और जॉब लीजिए, क्योंकि जॉब का क्राइसिस इंडिया में तो पता है कि क्या है। ठीक है, इतना आसान नहीं है, मेहनत कीजिए और लाइए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।